नमस्कार, दृष्टि इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और यह टॉपिक पॉलिटी यानी राज्य से जुड़ा हुआ है। चूँकि राज्य को हम जीएस के पेपर 2 में रखते हैं मेंस सिलेबस के हिसाब से, तो उसी के माध्यम से आज की टॉपिक की चर्चा टिकी रहेगी। और राज्य में चूँकि कई सारे विषयों के बारे में अध्ययन करना होता है, जिसमें राजनीतिक के साथ साथ संवैधानिक जो भी गतिविधियां हैं भारत में चल रही हैं, उससे संबंधित जो भी चर्चाएं हैं, जो भी खबरें हैं, उसे हम पिक करते हैं। इस माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आज की जो चर्चा है वह इसी के इर्द गिर्द घूमे। आज की जो चर्चा है उसका जो टॉपिक है वह टॉपिक है कर्नाटक हिजाब विवाद से जुड़े संवैधानिक सवाल। आपको पता होगा, यदि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ चैनल्स वगैरह, यूट्यूब चैनल्स वगैरह पर ये जो खबर है, ये खबर पिछले 3-4 दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। और इस लिहाज से हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस खबर से संबंधित जो भी संवैधानिक पक्ष हैं उसके बारे में जानें। हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान के माध्यम से यहाँ पर क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय का क्या पक्ष है, कर्नाटक उच्च न्यायालय में इस पूरे मामले में क्या कुछ गतिविधियां की हैं, उस पूरे मामले को समझने के लिए हम आज की चर्चा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे हम एक बार देख लें। तो पहला तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह खबर है क्या, हम इसे हम ब्रीफ में जानेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर यह विवाद, यह जो डिस्प्यूट है, यह जो विवाद चल रहा है, यह है क्या, इसकी तह को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि वर्तमान में स्थिति क्या चल रही है, और उसके बाद हम भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, भारतीय संविधान इस पूरे विषय में क्या कुछ अपना दृष्टिकोण रखता है और क्या कुछ होना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। और पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल पर हम एक बार बात करेंगे। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबर क्या है। अभी आज ही की खबर है, आज लगभग 4-4:30 बजे तक ये खबर आने लगी कि कर्नाटक में जिस पीठ ने इस संदर्भ में सुनवाई की है, जिस खंडपीठ ने इस संदर्भ में सुनवाई की है, उसने इस याचिका को, इस पूरे मामले से संबंधित याचिका को लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दिया है। लार्जर बेंच जो है कर्नाटक हाई कोर्ट का, उसे सौंप दिया है। अब जो लार्जर बेंच है, जो भी बड़ी बेंच है, उस बेंच में इस पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी। पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क रखेंगे, उस हिसाब से जो भी निर्णय होगा उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो विवाद है ये दरअसल है क्या। इसमें पहली बात तो ये है कि कर्नाटक के कुछ कॉलेज में यह विवाद उठा। यह विवाद दरअसल था क्या कि कुछ कॉलेजेस में, कर्नाटक के कुछ कॉलेजेस में बीते वर्ष के अंत में और इस वर्ष की शुरुआत में ऐसी स्थितियां देखी गई कि उन कॉलेजेस में, उन संस्थानों में कुछ जो महिलाएं थी वो या तो हिजाब पहनकर या बुर्का पहन कर के कॉलेज आ रही थी, और उनके अगेंस्ट में भी कुछ लोगों ने विरोध किया। कुछ बच्चों ने, या फिर कह सकते हैं कि बाहरी तत्वों ने, जैसा कि उन्होंने बताया, बाहरी तत्वों ने उनका विरोध किया, उनके हिजाब पहनने को लेकर के या फिर उन्हें उनके बुर्का पहनने को लेकर के। यहाँ पर मैं आपको हल्का सा बता देना चाहता हूँ कि हिजाब का मतलब क्या होता है और बुर्का का मतलब क्या होता है। हिजाब का मतलब होता है कि सामान्य तौर पर यह एक तरीके से हेड स्कार्फ के तौर पर, एक स्कार्फ के तौर पर सिर पर लगाया जाता है, जिसमें जो सिर है और बाल है उसे ढका जाता है और चेहरा उसमें नहीं ढकता है। हिजाब में इस तरीके से ये पहना जाता है। वहीं बुर्का जो है वो पूरे शरीर को ढकता है और उसमें चेहरा है उसे भी ढका जा सकता है। तो एक बेसिक डिफरेंस है हिजाब और बुर्का के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो विद्यार्थी थी, जो महिलाएं विद्यार्थी थी वहाँ पे, उसमें ये देखा गया कि कैंपस में बुर्का पहनकर आना या फिर क्लास में हिजाब पहनकर बैठना, उन कॉलेजेस में उसकी मनाही नहीं की गई थी। लेकिन जब उनके अगेंस्ट में विरोध के स्वर दिखने लगे तो ऐसी स्थिति में यह जो पूरा का पूरा विषय है यह धीरे धीरे उभरने लगा, और एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, दूसरे से तीसरे कॉलेज में, इस तरीके से यह जो विवाद है यह एक तरीके से बड़ा रूप धारण करने लगा। और आपको पता ही है आज के ज़माने में वायरल की बड़ी भूमिका होती है। कोई भी न्यूज़ यदि वायरल हो जाए
तो वह क्षण भर में सोशल मीडिया पर वो प्रसारित होने लगती है। इन परिस्थितियों में ही यह जो विवाद है विद्यार्थियों के बीच बढ़ना शुरू हो गया और इसी बीच जो विद्यार्थी हैं उन्होंने पिटीशन दायर किया, कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर किया, रिट याचिका दायर किया और उन्होंने हवाला दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 के माध्यम से उन्हें हिजाब पहन करके क्लास में आने की अनुमति मिलनी चाहिए और इसमें कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी जब कोई रोक टोक नहीं है तो जो बाहरी तत्व इस तरीके से विरोध कर रहे हैं यह सही बात नहीं है और इसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं यहाँ पर देखने को मिली हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे मामले में कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाया गया और उसके बाद चूंकि कर्नाटक राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है वह जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले में और इस कारण से यह जो विवाद है धीरे धीरे और अधिक तूल पकड़ता चला गया। तो यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के माध्यम से कुछ आदेश जारी किए। इस अधिनियम के आधार पर पहला तो उसने ये कहा कि कक्षा में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध धर्म के मानने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। कर्नाटक राज्य सरकार ने इस तरीके की बातें कही है ना और उसने ये भी कहा कि समानता, अखंडता, लोक व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति में प्रतिबंध जो है इस तरीके से हिजाब पहनने पर प्रतिबंध ये जायज है, इसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। ये कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने इस तरीके के आदेश में जारी किया और इसके बाद जो है तूल ये पकड़ता चला गया और इसके बाद ये भी कहा गया कि कॉलेज विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस को अपनाना चाहिए। ये कर्नाटक राज्य सरकार के आदेश में जो भी कर्नाटक राज्य की शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये आदेश जारी किया गया उसमें ये सब बातें कही गई और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जहाँ एक तरफ राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा वहीं पर जो याचिका दायर की गई जिसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 का हवाला दिया गया वो जो है संवैधानिक सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इसमें क्या सही होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि भारतीय संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो बाकी जो भी कानून है वह फंडामेंटल राइट से को वो अतिलंघन नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट का वो अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, उसे पहले रखा जाना चाहिए। बाकी जो कानून है, बाकी जो प्रावधान है वो उसे हम सेकेंडरी लेवल पर ही रख करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित विषय है उसमें ये भी कहा गया है कि राज्य जो है युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है धार्मिक स्वतंत्रता के विभिन्न अधिकारों के मद्देनजर। तो उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं उस पर यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की चर्चा की गई है जिसका हवाला दिया गया है रिट याचिका में। उसके बाद अनुच्छेद 25 का हवाला दिया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी किसी भी व्यक्ति की। यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 25 में नागरिक के लिए ही यह अधिकार नहीं है बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये अधिकार दिया गया है ना। तो यहाँ पर ये जो बात है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि धर्म को अबाध रूप से आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। है ना। आर्टिकल 25 में ये सब बातें कही गई हैं। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता रहेगी। लेकिन इसमें 3 बातों का ध्यान भी रखा जाएगा कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस राज्य को सौंपे गए हैं, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मिलता है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मौलिक अधिकार का बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी नियंत्रण के वह उसका पालन करे या फिर किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल करे। तो यहाँ पर एक युक्तियुक्त प्रतिबंध का भी प्रावधान भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया था। उसमें ये कहा गया है कि ये तो स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन यदि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के मद्देनजर यदि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गतिविधि, उसके अगेंस्ट में कोई गतिविधि देखी जाती है, तब राज्य को अधिकार होगा कि वो इसे रेगुलेट करे, है ना। तो 3 जो है रेस्ट्रिक्टिव रेस्ट्रिक्शंस, युक्तियुक्त प्रतिबंध की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में भी की गई है, 26 में भी की गई है। इस संदर्भ में कौन कौन से वो 3 प्रतिबंध हैं? एक तो ये है कि सदाचार, दूसरा है जो सदाचार है उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं मॉरलिटी, जो दूसरा है लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, और तीसरा है स्वास्थ्य यानी हेल्थ, है ना। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने यहाँ पर जो एक विषय खड़ा किया है, उसने ये कहा है कि वर्तमान में जो हिजाब पहन के जो जाने का एक मामला आया है कॉलेज में, कर्नाटक के कॉलेज में, इसमें पब्लिक ऑर्डर को लेकर के या फिर देश की समानता, देश के अंतर्गत समानता और अखंडता को लेकर करके यह जो विषय है यह अपने आप में डिस्टर्ब करने वाला है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला है, लोक व्यवस्था को जो है संकट में डालने वाला ये विषय है। इसलिए इस लिहाज से जो है इस पर पाबंदी लगाना जायज़ है। तो ये सब बातें कर्नाटक राज्य सरकार ने कही हैं। बहरहाल संवैधानिक जो पक्ष है उसके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें तो यहाँ पर ये चीज़ें कही गई हैं। दूसरी तरफ जो याचिका करता है उनका दावा यह है कि इसके माध्यम से जो उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है उसे जो है छीना नहीं जाना चाहिए। आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो अधिकार मिला हुआ है समानता का, उसे नहीं छीना जाना चाहिए। और इन सब के साथ साथ आर्टिकल 19(1) क में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसे भी जो है नहीं छीना जाना चाहिए। ये सब बातें याचिकाकर्ताओं ने कही हैं। यदि हम अनिवार्य धार्मिक प्रथा के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक और चर्चा करें, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की एक व्याख्या आई है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके के जो विषय हैं पहले भी जाते रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो मत है वो इस हिसाब से रखा है कि जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं और धार्मिक मान्यताओं को पालन करने के लिए जो भी गतिविधियां अपनाई जाती हैं उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे, तो अनिवार्य धार्मिक प्रथा के अंतर्गत रखेंगे। जिसमें उसने जिन गतिविधियों के कॉन्टेक्स्ट में बात कही है उसमें तो पहला है कि मोड ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा करने का जो ढंग है, पूजा किस हिसाब से कोई व्यक्ति करता है, उसे भी हम अनिवार्य धार्मिक प्रथा के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा है रिचुअल्स, यानी रीति रिवाज जो भी है वो भी हम अनिवार्य धार्मिक प्रथा के अंतर्गत रख सकते हैं। और तीसरा है सेरेमनी, है ना। जो भी उत्सव हैं, जो भी धार्मिक उत्सव हैं उन्हें हम अनिवार्य धार्मिक प्रथा के अंतर्गत रख सकते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्तर पर व्याख्या की है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य धार्मिक प्रथा के आधार पर कई मामलों में अपना निर्णय दिया है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बातें कही हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि इन सभी मामलों में अनुच्छेद 25 और 26 का जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और उस लिहाज से सर्वोच्च न्यायालय ने कोशिश की है कि जो भी लोग अपने स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हैं उनके बातों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और साथ साथ जो अन्य पक्ष हैं, जो लोक व्यवस्था का पक्ष है, जो भी सदाचार का पक्ष है, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित पक्ष है, उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरीके से संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। अब हम इसमें आगे बात करें तो अब हम इसमें आगे समझ सकते हैं ये जो पूरा का पूरा विषय है, अब चूंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लार्जर बेंच में सौंप दिया है, तो अब ये देखना होगा कि जो लार्जर बेंच है
वो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती है और उसमें किस हिसाब से वो निर्णय देती है। बहरहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मुद्दे पर न केवल भारत में बल्कि तुर्की, फ्रांस जैसे देशों में भी इस मामले पर चर्चाएं चल रही हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पूर्वी देशों में, तुर्की में, फ्रांस में जो है हिजाब को लेकर के, हिजाब पहनने या फिर उसका उपयोग न करने को लेकर के पहले भी कई सारे चर्चाएं हुई हैं, कई सारी खबरें आती रही हैं। तो यह जो पूरा का पूरा मामला है, इस हिसाब से अब देखना होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जो बड़ा बेंच है वो किस हिसाब से इस पूरे मामले में निर्णय लेता है, और तब फिर इस विषय के कुछ महत्वपूर्ण आधार निकल के सामने आ सकते हैं। तो इस पूरे मामले के आधार पर जो अब सवाल बन सकता है उसे हम एक नज़र देख लें। सवाल ये है कि वर्तमान में भारत में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पहनावे को लेकर चल रहे विवाद के औचित्य का परीक्षण कीजिए, संबंधित संवैधानिक पक्षों की भी चर्चा कीजिए, है ना। तो बहुत ही सीधा सा सवाल है। इसमें आपको ये बताना है कि जो एक ड्रेस कोड की बात चल रही है, कर्नाटक राज्य सरकार ने जो एक ड्रेस कोड के कॉन्टेक्स्ट में बात कही है, क्या ये ज़रूरी होना चाहिए? क्या ये आवश्यक है कि जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर जो भी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है उसको ही फॉलो किया जाना चाहिए? और क्या लोगों को, क्या व्यक्ति को अपने कोई भी कपड़ा पहनने के अधिकार का ये हनन हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस संदर्भ में आपको उत्तर में बताना होगा। और साथ ही जो भी इस पूरे मामले से संबंधित संवैधानिक पक्ष हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य धार्मिक प्रथा के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें कही हैं, उस पूरे मामले में आपको उत्तर में ये सब बातें आपको शामिल करनी होगी। तो आज की चर्चा हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अगले सेशन में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक बढ़ते रहिए। नमस्कार।